भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली की सत्ता में बैठे हुक्मरान, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुक्मरान इतने निरंकुश हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने स्वयंभू हो गए हैं कि उनका मानना है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे बादशाह जब चाहें, जिसे चाहें, जिस सरकार को चाहें, जिस जनमत को चाहें, अपने पांव तले रौंद सकते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का यह कारनामा हम लगातार पिछले 6 और 7 दिन से देख रहे हैं। जब मोदी जी और उनकी सरकार के सारे हथकंडे फेल हो गए, जब मोदी सरकार जनमत को अपहरण करने में नाकामयाब हो गई, राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता और राजस्थान के विधायकों ने यह निर्णय कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में उलझने वाले नहीं, तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। दोस्तों याद करिए, जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ, तो 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमाउंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। जब उन्हें लगा वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की अस्मत को चुनौती दी है, राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है, तो फिर उन्होंने 20 और 21 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के बाद सीबीआई भेज दी। हमारी एक विधायिका साथी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की उनसे पूछताछ की गई। सब जानते हैं सीबीआई की ये 20 और 21 जुलाई की कृष्णा पूनिया जी से पूछताछ दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और निरंकुश शासकों का विधायकों पर दबाव डालने का एक हथकंडा था। इसके बाद कल 21 जुलाई 2020 को सीबीआई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओएसडी श्री देवाराम को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब इन सारे हथकंडों में फेल हो गए, तो फिर आज 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है, ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। आपके रेड राज से आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, जो भाजपा के अग्रिम संगठन हैं, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब पार्टी फेल हो जाती है, जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं।
आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे, किसी और को आपने डरा लिया होगा दूसरे प्रांतों में, परंतु ना राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता डरने वाली, न श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले, और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना और जुल्म करना है, जितना और गैर कानूनी कार्य करना है वो करिए, परंतु हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आपने राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है और राजस्थान ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पहले भी और आज भी और आगे भी सदैव कुर्बानी दी है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम अपने मार्ग पर अटल खड़े रहेंगे, घबराने वाले नहीं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी बिल्कुल, उस समय की ये मांग थी और हमने ये कहा कि ना कृष्णा पूनिया दोषी हैं ना कोई और अगर परिवारजनों की ये मांग थी तो हमने स्वीकार किया। पर आदरणीय मित्र, ये बताइए, कृष्णा पूनिया जी ने पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। कृष्णा पूनिया से उस सीबीआई जांच तो ठंडे बस्ते में पड़ी थी। आज जब राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ताना बाना फेल हो गया, तो आज ही सीबीआई को उस मुकदमे की याद कैसे आई? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और मोदी जी के षड्यंत्र की ओर साफ साफ इशारा नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन से प्रदेश में ग्रस्त हो गई है। श्री सीपी जोशी जी की योग्यता पर भी अगर उन्हें शक है, उनकी काबिलियत पर भी अगर शक है, जिनको उन्होंने निर्विरोध स्पीकर चुना है, तो ये उनके मानसिक दिवालियेपन का जीता जागता सबूत है। आदरणीय सीपी जोशी जी को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। वो एक प्रोफेसर भी रहे हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें मालूम है संविधान की रक्षा कैसे करनी है। उन्हें मुझसे या किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं। ईडी के छापे तो राजस्थान समेत तमाम और प्रदेशों में पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए का जो भुगतान था उसका सीमा शुल्क का गहलोत पर था। आदरणीय साथी, मुझे एक बात बताइए, जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी चुनी हुई सरकार को गिराने में फेल हो जाती है, जब मोदी जी और अमित शाह जी का षड्यंत्र फेल हो जाता है, जब भाजपाई औंधे मुंह गिरते हैं, तो ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जिन बाहर निकलकर क्यों आता है? साफ है कि जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे है, पर वो इस षड्यंत्र में भी नहीं कामयाब होंगे। प्रजातंत्र और जनमत उनके दांत खट्टे कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। एक विषय आपके व्यवसाय से भी जुड़ा है, जो जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है। जब दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। दिवंगत पत्रकार
हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, पर क्या यह नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शासन नाम की कोई चीज बची नहीं है और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की यह घटना और ज्यादा दुर्दांत है। 16 जुलाई 2020 को हमारे दिवंगत पत्रकार साथी विक्रम जोशी की 17 साल की भांजी, उसके साथ छेड़छाड़ रवि नाम का एक गुंडा करता है और उस बिटिया के भाई को सरेआम विजयनगर गाजियाबाद में पीटता है। विक्रम जोशी एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाता है, पर आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। रवि, छोटू और अन्य बदमाश फिर घात लगाए बैठे रहते हैं और जब विक्रम जोशी अपनी बहन के घर माता नगर गाजियाबाद में 20 जुलाई को जाता है तो ये गुंडे 8 बजे साय को घर पर हमला बोलते हैं, शीशियां फेंकते हैं। विक्रम जोशी फिर पुलिस को फोन करता है, एसएचओ को फोन करता है, एसएचओ आने से इनकार कर देता है और जैसे ही विक्रम जोशी घर से बाहर जाता है दोनों बच्चियों के साथ, तो उसकी 11:30 बजे नृशंस हत्या की जाती है। उसकी छोटी सी अबोध बिटिया अपने बाप को जगा जगा कर कह रही है कि पापा उठ जाइए, पापा उठ जाइए और हमें घर लेकर जाइए, परंतु विक्रम जोशी दोबारा कभी आंख नहीं खोलते। आदित्यनाथ जी, क्या आपकी भी कभी आंख खुलेगी? आदित्यनाथ जी, काश आपकी भी बेटियां होती, काश आपका भी परिवार होता, काश आपने भी अपनी भतीजी और भांजी के साथ छेड़छाड़ की व्यथा सही होती, काश आपके परिवारजनों को भी गुंडे विजयनगर गाजियाबाद में अगर आपको मालूम होता पीटते तो पता होता कि दर्द कैसे होता है। परिवारजनों का खोने का दर्द क्या होता है, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी समझते हैं? और उत्तर प्रदेश में तो साथियों पत्रकार होना पाप हो गया है। पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में पाप हो गई है, अपराध हो गई है। याद करिए 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर में इसी प्रकार से रमेश मिश्रा नाम के पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आदित्यनाथ जी ने आज तक कुछ नहीं किया। मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मिड डे मील में दूध में पानी मिलाकर बच्चों को दिए जाने की उत्तर प्रदेश में कलई खोले जाने वाले पत्रकार भी पर वही एफआईआर कर दी गई। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत उजागर करने वाले पत्रकार को सुप्रिया शर्मा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। योगी जी द्वारा फैजाबाद में खुद लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खबर दिखाने वाले आज भी एफआईआर और मुकदमा भुगत रहे हैं। बिजनौर में 5 पत्रकारों पर आदित्यनाथ जी ने एफआईआर दर्ज कर ली। आजमगढ़ में जब एक पत्रकार ने ढोल की पोल खोल दी तो उसे एफआईआर दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया।
नोएडा में गाजियाबाद के साथ जो लगता है, पत्रकारों पर आदित्यनाथ जी की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। क्या पत्रकार अब भाजपा को गैंगस्टर और गुंडे नजर आते हैं? एक पत्रकार प्रशांत ने ट्विटर पर कुछ लिख दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ, बड़ा मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से छूटकर आया है। यूपी में घटिया पीपीई किट की खबर चलाने वाले स्थानीय चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी की जांच बिठा दी गई। क्या भाजपा शासित प्रदेशों में पत्रकार होना अपराध हो गया है? क्या पत्रकार अब गैंगस्टर की परिभाषा में आते हैं? क्या पत्रकारों के बुलाने से, जानलेवा हमले होने पर विक्रम जोशी जैसे पत्रकारों के बुलाने से पुलिस नहीं आएगी? गुंडों को, खासतौर से नामजद गुंडों द्वारा पत्रकारों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी? और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत दयनीय हैं और कुछ उदाहरण जरूरी हैं। वो बात जो मैं कहने वाला हूं उसके लिए 28 अक्टूबर 2018 को आगरा की अदालत में यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव जी की हत्या कर दी जाती है। कहां है यूपी का शासन और प्रशासन? 12 अक्टूबर 2019 को झांसी में पंडित जगदीश सहित 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया जाता है। आज के युग में जिंदा जलाना, कहां है भाजपा? 14 अक्टूबर 2019 को झांसी जिले के पीपरी बाजार में एक परिवार के 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर में पत्रकार रमेश मिश्रा जी का कत्ल कर दिया जाता है। 31 दिसंबर 2019 को शामली में भजन गायक अजय पाठक के पूरे परिवार को धारदार हथियारों से काट काट कर फेंक दिया जाता है। 4 जनवरी 2020 को प्रयागराज में यूसुफपुर सेवायत क्षेत्र में सोमदत्त तिवारी, उनकी पत्नी और 5 परिवार के सदस्यों को कत्ल कर दिया जाता है बड़े नृशंस और अमानवीय तरीके से। 25 अप्रैल 2020 को एटा जिला के स्वास्थ्य कर्मी राजेश्वर प्रसाद पचौरी के 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। 2 जुलाई 2020 को प्रयागराज में विमलेश पांडे के 5 परिवारों को शायद इतना अमानवीय और नृशंस हत्या नहीं होगी जो होता है। और अब विक्रम जोशी की नृशंस हत्या सरेआम होती है। परंतु आदित्यनाथ जी हैं कहां? भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून का शासन है कहां? क्या ये वो रामराज है जिसका वायदा भाजपा ने करके सत्ता ली थी? इससे बड़ा गुंडा राज और जंगल राज हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया है और हमारी ये मांग है कि अगर आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करने में असक्षम हैं, जैसा साफ साबित हो रहा है, तो उन्हें अपनी गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए।